डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ, CLD हॉस्पिटल जम्मू से। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ जम्मू में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एच पाइलोरी, जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं, इसके बारे में। तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मैग्नीट्यूड क्या है, इस बीमारी कितना कॉमन है ये बीमारी, उसके बाद इस जो एच पाइलोरी है इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तीसरा हो गया है कि मरीज़ को हम कैसे डायग्नोज करें और कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो एच पाइलोरी ये पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पाया जाता है। 50% मतलब एक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है दुनिया की ये इफेक्टेड है इस एच पाइलोरी से। और इंडिया में जो अगर इसकी प्रिवलेंस देखी जाए तो 20% है नॉर्थ में और 80% साउथ में है। ज़्यादातर जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पाया जाता है। ऑलमोस्ट सारे ही एज ग्रुप्स इफेक्टेड है इस बीमारी के साथ। और ये जो इन्फेक्शन है नॉर्मली यंग एज में हो जाती है, और ये जो है कुछ किस्म की बीमारियां जो है प्रोड्यूस कर सकती है। जो रिस्क जो होता है इसका इन्फेक्शन का, ये किन तबकों में है, ज़्यादातर जो है जो छोटे तबके गरीब तबकों में होता है, जो लो सोशो इकनॉमिक या लिविंग कंडीशन जिनकी अर्ली लाइफ में अच्छी ना हो, और जहाँ पे कि डेंसिटी ज़्यादा हो, हाउसिंग ओवर क्राउडिंग हो, या ज़्यादातर बच्चे हों एक फैमिली में, या जहाँ पे कि बेड शेयरिंग हो या लैक ऑफ रनिंग वाटर हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसको एच पाइलोरी को बढ़ा देती हैं। और जो एच पाइलोरी की जो रीइन्फेक्शन होती है ये बहुत रेयर होती है अगर इसको जो इन्फेक्शन है अगर इसको क्योर हो जाए। लेकिन रिकरेंस जो है इन्फेक्शन की वो हो सकती है। रीइन्फेक्शन और रिकरेंस अलग चीज़ है। रिकरेंस हो गया जो सेम बैक्टीरिया जो पहले प्रेजेंट था उसी का, अगर उसको दवाई प्रॉपर न मिले, अगर रेजिस्टेंस हो बैक्टीरिया में, तो रिकरेंस हो जाती है। ये जो एच पाइलोरी है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ होती हैं। जो कॉमन डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्राइटिस या डूडेनाइटिस। गैस्ट्राइटिस हो गया स्टोमक का इन्फ्लामेशन होना, डूडेनाइटिस हो गया डूडेनम जो छोटी आंत का पहला पोर्शन होता है उसका इन्फ्लामेशन होना। और 10 से 15% जो पेशेंट होते हैं एच पाइलोरी की, इनमें अल्सर भी डेवलप हो सकता है। बाकी जो बीमारियां होती हैं उसमें एक माल्ट हो गया, माल्ट लिम्फोमा, म्यूकोसली एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू लिम्फोमा, एक किस्म का कैंसर होता है, लो ग्रेड कैंसर भी हो सकता है। और एक एडिनोकार्सिनोमा जो कि फ्रैंक कैंसर जिसको हम बोलते हैं। जो ये एच पाइलोरी है ये हमें किन किन लोगों में टेस्ट किया जाना चाहिए। तीन डेफिनेट ग्रुप्स होते हैं जिनमें कि पक्का ही इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हो गया जो कि माल्ट लिम्फोमा मैंने बता दिया, और फिर हो गया दूसरा जिनको कि एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज़, जिनको कि अल्सर की प्रॉब्लम एक्टिव हो और या पास्ट हिस्ट्री हो, उनको पीछे उनको कभी अल्सर हुआ हो और उनका जो क्योर है एच पाइलोरी का वो डॉक्यूमेंट नहीं किया गया हो। और तीसरा हो गया अगर पेशेंट को कैंसर है, अर्ली मैदे का अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर जिसको बोलते हैं, स्टोमक का अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर। और फिर दूसरा ग्रुप होता है जिनमें कि लिमिटेड एविडेंस है बेनिफिट का, मतलब है कि उनमें भी टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन जो श्योर बेनिफिट है वो पहले 3 कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है अनइन्वेस्टिगेटेड डिस्पेप्सिया, जो कि मरीज़ लेस देन 60 साल की एज के होते हैं, जिनमें भी अनइन्वेस्टिगेटेड डिस्पेप्सिया हो, जिनको एसिडिटी गैस बनती हो 60 साल से कम उम्र के, और उनको कोई अलार्म फीचर नहीं होना चाहिए। अलार्म फीचर्स होते हैं अगर उनको किसी भी मरीज़ को अनइंटेंशनल वेट लॉस हो, जो कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वेट लॉस, मतलब ऐसी वेट लॉस हो जाए, या उनको खाना अटके या खाना फंसे, या कभी खून की कमी हो, अनएक्सप्लेन्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसको बोलते हैं, या मरीज़ को बार बार वोमिटिंग हो, या उनको हम एग्जामिन करें और उनको कोई मैस फील हो, या कोई लिम्फ नोड गुठलियाँ बने, या उनको फैमिली हिस्ट्री हो अपर जीआई कैंसर की, मतलब कि उनको ऊपर मैदे की कभी कैंसर हुआ हो, तो उनमें बहुत ज़रूरी है कि उनमें हमें ये जांच अलार्म फीचर्स हो सकते हैं, और उनमें हमें डेफिनेट जो जांच होती है एंडोस्कोपी या बाकी सारे टेस्ट वो किए जाने चाहिए। अब जो ये एच पाइलोरी है इसमें हम कैसे हम इनको डायग्नोज करते हैं। देखिए 2 किस्म के तरीके हैं। एक हो गया इन्वेजिव प्रोसीजर। इन्वेजिव में हम सीधा अंदर जा कर के एंडोस्कोपी के थ्रू, जो कॉमनली यूज़ होती है एंडोस्कोपी, उसके थ्रू हम जा सकते हैं। और उसमें हम 3 चीज़ें इसमें देखते हैं। एक तो हम बायोप्सी कर सकते हैं उसी वक्त यूरिएज टेस्ट के लिए, जो हम रैपिड यूरिएज टेस्ट बोलते हैं, अगर वो पॉजिटिव आए तो हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और दूसरा होगा हिस्टोलॉजी। हम बायोप्सी ले ली, हमने हिस्टोलॉजी भेज दी, उसमें भी हम बैक्टीरिया जो है स्पेशल स्टैनिंग से हमें पता चल जाता है। तीसरा हो गया कभी एच पाइलोरी में रेजिस्टेंस हो तो उसके लिए हम बैक्टीरियल कल्चर करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी दवाई इफेक्टिव है एच पाइलोरी के लिए। ये हो गई इन्वेजिव प्रोसीजर। फिर हो गए नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स में जो कॉमनली यूज टेस्ट है उसमें हम
जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। यूरिया ब्रेथ टेस्ट एक टेस्ट है जिसमें कि हम ब्रेथ से हमें पता चलता है कि मरीज़ को एच पायलोरी इन्फेक्शन है कि नहीं है। दूसरा हो गया स्टूल एंटीजन टेस्ट, ये भी स्टूल कोलेटन का टेस्ट हम करते हैं, उसमें भी एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ देखते हैं। और तीसरा सीरोलॉजी है। तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है वो प्रेफर्ड टेस्ट है। C13 एक किस्म का टेस्ट जो कि प्रेगनेंसी और यंग चिल्ड्रन में ज़्यादातर हम करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमें टेस्टिंग कैसे होती है। अब जो है कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट जो एच पायलोरी की है ये अभी बिल्कुल सितंबर में ही नई गाइडलाइंस आई हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, और ये बिल्कुल ही चेंज हो गई है। इस वक्त जो बैकबोन है एच पायलोरी में, जिसमें कि डेफिनेट पता है कि क्वाड्रुपल थेरेपी बोलते हैं उसको, जिसमें डेफिनेट है कि मतलब ये सबसे रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है। क्वाड्रुपल थेरेपी में एक बिस्मुथ दवाई होती है, उसके साथ साथ हम टेट्रासाइक्लिन और साथ में एक मेट्रोनिडाजोल देते हैं अलॉन्ग विद PPI 2 हफ्ते के लिए। तो उससे हमें पता चलता है कि वेदर इरेडिकेशन हुई है कि नहीं। और आजकल एक नई ट्रीटमेंट आई है वनाप्रजान बेस्ड ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं। उसमें वनाप्रजान अमोक्सिसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन हम यूज़ करते हैं देखने के लिए कि एच पायलोरी एरेडिकेशन हुई कि नहीं। फिर तीसरा होगा कुछ लोगों में रिफ्रैक्टरी होता है, उसमें एक रिफाब्यूटिन दवाई है जो कि हम ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज़ करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि रिफाब्यूटिन भी जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है रेजिस्टेंट एच पायलोरी में। फिर कॉमन एक और दवाई है जिसको हम बोलते हैं लिवोफ्लॉक्सासिन बेस्ड रेस्क्यू थेरेपी। ये जो चारों ट्रीटमेंट हैं ये एज पर ACG गाइडलाइंस हैं। जो भी ट्रीटमेंट हमारी तरफ से होती है डॉक्टर्स की तरफ से, ज़्यादातर वी यूजुअली विल फॉलो गाइडलाइन हो। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते। इसके बावजूद ये जो ट्रीटमेंट के बावजूद अब 20% तक मरीज़ों में जो है ये एच पायलोरी वापस आ सकता है। तो हमेशा हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर मरीज़ को कोई भी सिम्टम्स हो या एच पायलोरी इनका इन्फेक्शन पॉजिटिव आ जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगा वो होगा अबाउट हाउ टू डायग्नोज एंड प्रॉपरली। एक ये जो कॉमनली यूज टेस्ट है उनको हम और एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे उनको डायग्नोज कर सकते हैं एच पायलोरी के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।